अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के एरिया पे हो और कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो कोई सवाल कल की डिस्कशन से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर से किसी पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन आपको मज़ीद चाहिए? अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मेहनती या मेहनती लिमिटेड। ये क्वेश्चन इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी रिक्वायरमेंट है जी हमारी, रिकनसाइल फिजिकल इन्वेंट्रीज बैलेंसेस विद द बैलेंसेस एज पर बुक। फिजिकल इन्वेंट्रीज को बुक बैलेंस से रिकनसाइल कीजिए। इन्वेंट्री आपने फिजिकल काउंट की, गालबन उसके नंबर कुछ और हैं और बुक्स में आपके नंबर कुछ और हैं और हमें उसकी कुछ रीजनिंग दी होगी, हमें रीजनिंग की मदद से रिकन्सिलेशन बनानी है। और पार्ट बी कहता है डिटर्मिन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल बी एंड जी, आल्सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल एज ऑन 31 मई 2003। इसमें जो ये वर्ड है इसको ज़रा मैं क्वेश्चन मार्क हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे ज़रा एंड में मैं आपको वजह बताऊंगा इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया। तो फिलहाल हम सवाल पढ़ते हैं रिकन्सिलेशन के रेफरेंस से, किस किस्म की रिकन्सिलेशन हमसे यहाँ मांगी जा रही है। तो रिकन्सिलेशन का मतलब आप लोगों को पता है जी? रिकन्सिलेशन का मतलब तो हमने कुछ क्लास में बात पहले भी की हुई है, प्रॉफिट रिकन्साइल करने का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है और आपका एक टॉपिक भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैंक रिकन्सिलेशन, वो पढ़ा हुआ है? वेरी गुड। तो हम जी मेहनती लिमिटेड का क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेहनती लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट वी। टू केमिकल्स B and G are used in the ratio of 60-40 for producing 1 liter of V. ML follows perpetual inventory system and uses weighted average method for inventory valuation. The purchase and the issue of B and G for the May 20x3 are as follows. ये जनाब मई के महीने का डेट वाइज रिसीट्स इन लीटर्स और रिसीट के रेट, ऑनली लीटर रेट हम खुद बनाएंगे, आपको कहता है जब जरूरत पड़ेगी तो हमें। इसी तरह जी के भी रिसीट्स इन लीटर एंड देयर रेट्स, किस रेट पर खरीदे गए हमें, और ये इशूज इन लीटर। ये दो प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल हैं, एक बी और एक जी, इनका हमें डाटा दिया गया है मई के महीने का। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे क्या जी? अच्छा जी, ये हमें डाटा गिवन है और मजीद आगे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्दर इंफॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी एंड जी वाज 1000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर एंड 500 लीटर एट द रेट ऑफ 115 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बी का स्टॉक ओपनिंग ये है और जी का ओपनिंग स्टॉक ये है, मतलब जिस सीक्वेंस में ये नाम है उसी सीक्वेंस में आगे क्वांटिटीज और रेट दिए गए हैं। फिजिकल इन्वेंट्रीज ऑफ बी एंड जी वर 535 लीटर्स एंड 140 लीटर रिस्पेक्टिवली। फिजिकल स्टॉक टेक हमारी टीम ने मंथ एंड पे किया तो उन्होंने कितने लीटर्स काउंट किए हैं बी और जी के, वो भी दे दिए गए हैं। मजीद आगे इंफॉर्मेशन है ड्यू टू कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन से मराद कोई मिलावट या किसी खराबी की वजह से 95 liters of B and 105 liter of G were excluded from the stock check. टीम आई, उसने स्टॉक चेक किया, उसने देखा जी 95 लीटर ऑफ बी और 105 लीटर ऑफ जी तो खराब है, इनको हम काउंट नहीं कर रहे, ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, तो इनको हमें नहीं काउंट करना चाहिए, अपने स्टॉक में काउंट नहीं करना चाहिए इनको। 250 लीटर्स ऑफ बी विच वाज रिसीव्ड ऑन 1st June and 95 liters of G which was issued on 31st May after the physical count were included in the physical inventory. 150 liters of chemical B was held by ML on behalf of a customer, whereas 100 liter of chemical G was held by one of the suppliers on ML's behalf. 100 liters of B and 200 liters of G were returned from the production process on 31st May and 1st June respectively. 240 liters of
chemical B purchased on 12th May and 150 liter of G purchased on 24th May were inadvertently recorded as 420 liters and 250 liters respectively. अच्छा जी, उसने हमें ओपनिंग बैलेंस बताया, उसने हमें, मैं अगर हम सिर्फ बी की पहले बात कर लें, एक प्रोडक्ट को डील करें, ओपनिंग बताया और कितना रिसीव हुआ कितना इश्यू हुआ बता दिया. पहला काम है, पहला रिक्वायरमेंट है रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंट्री. फिजिकल इन्वेंट्री को रिकंसाइल करने का मतलब यूनिट्स को रिकंसाइल करना, वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है और रिकॉर्ड में रिसीट इश्यूज किए हैं उसने बताया और साथ उसने फिजिकल काउंट बता दिया, फिजिकली कितने काउंट किए हमने. और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसने इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस बताया हुआ है कि जी फिजिकल काउंट और बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है उसकी रीजंस की क्या वजूहात है. हमें उन रीजंस को लेके इनको रिकंसाइल करने हैं. पहले हम अगर बी पे सिर्फ फोकस करें और उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं और फिर काम शुरू करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे लगता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बी 2A हम कर रहे हैं विल बी स्टॉक एज पर बुक्स. एडजस्टमेंट्स आएंगी और हम फिनिश करेंगे इसको स्टॉक एज पर फिजिकल स्टॉक चेक. तो एज पर फिजिकल चेक तो हमें बी का स्टॉक पॉइंट नंबर 2 में अवेलेबल है. कितना है? 535 लीटर. और एज पर बुक्स बी का स्टॉक क्या है, उसके लिए हमें कुछ वर्किंग बनानी पड़ेगी. जैसे हमें बताया गया है ओपनिंग बैलेंस 1000 था, फिर रिसीट्स हैं 2, 420 की और 500 की, और फिर इश्यूज हैं 4, 560, 300, 250, 500. और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो बैलेंस एज पर बुक्स आता है वो कितना है जी? 310 लीटर. तो ये जी दो वैल्यूज हैं जिनको हमें रिकंसाइल करना है, बैलेंस एज पर बुक और फिजिकल चेक. ये दो वैल्यूज हैं, हमने इनमें डिफरेंसेस की वजह जो है वो आइडेंटिफाई करके बतानी है कि इन वैल्यूज की वजह से ये क्वांटिटीज मैच नहीं कर रही. ठीक हो गया? तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रिकंसिलिएशन. बैलेंस एज पर बुक्स ये आ रहा है, बैलेंस एज पर फिजिकल स्टॉक चेक क्या आ रहा है. अब हम रिकंसिलिएशन की तरफ चलेंगे, हम वन बाय वन पॉइंट पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कैसे एडजस्ट कराना है. जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 से तो ओपनिंग स्टॉक उठा लिया बी का, तो ये वैल्यू तो हमारी ओके होगी. अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 में फिजिकल क्वांटिटी भी बी की उठा ली, ये भी पॉइंट हमारा ओके हो गया. ठीक है, जो वैल्यूज हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं इनको काटता जा रहा हूं. पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर ऑफ बी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टॉक चेक. टीम स्टॉक चेक पे आई, उन्होंने देखा कि भाई बी के 95 लीटर कंटेमिनेटेड है, एक्सपायर्ड हैं, खराब हैं, इसलिए उन्होंने कहा जी इनको तो हम काउंट नहीं करेंगे. ना द क्वेश्चन इज, यहां पे वो तो 95 शामिल नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमारे यहां पे तो यकीन स्टॉक में हैं. ठीक है, तो हम इसको करेंगे लेस करेंगे. बिल्कुल ठीक होगा जी. अब हमारी एडजस्टमेंट शुरू हो रही है. हमने कहा जी पहले हम लेस करेंगे कंटेमिनेटेड स्टॉक. कंटेमिनेटेड स्टॉक, और इसको हम 95 ब्रैकेट में शो कर दिया, इट मींस माइनस, क्योंकि फिजिकल काउंट में वो नहीं लिया गया लेकिन रिकॉर्ड में यकीनन हमारे पास आ रहा है. तो रिकॉर्ड से हमने फिजिकल की तरफ से सफर करना है, तो रिकॉर्ड में से भी कंटेमिनेटेड स्टॉक माइनस करेंगे. अभी हम सिर्फ बी की इंफॉर्मेशन पिक कर रहे हैं, जी की बात बाद में करेंगे. और किसी वैल्यू की आपको इंक्लूजन यहां पे ना समझ आए, यू हैव टू आस्क. हमने ये 95 लीटर की कहानी ये भी क्लोज कर दीजिए. नोट नंबर 4, 250 लीटर्स ऑफ केमिकल बी was held by ML on behalf of customer. मैं यहीं तक बात रखें आगे, क्योंकि जी की कहानी है. फोर्थ एडजस्टमेंट स्किप. 250 लीटर ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन, सॉरी फोर्थ मैंने स्किप की, फोर्थ पे आएंगे. 250 लीटर ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1st June एंड 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड ऑन 31st May.
after the physical count were included in the physical inventory. B की बात करें, 250 लीटर ऑफ B which was received on 1st June were included in inventory. 250 लीटर्स जो कि 1st जून को रिसीव हुआ were included in physical inventory. फिजिकल इन्वेंट्री में शामिल हो गए. 250 लीटर 1st जून को रिसीव हुआ, क्या वो इसमें शामिल है? नो, क्योंकि ये तो बैलेंस एज पर बुक ऑन 31st मई है ना. तो जनाब 250 लीटर्स 1st जून को रिसीव हुआ, शायद स्टॉक टेक हमारा 1st जून को हो रहा था, तो उन्होंने 250 लीटर यहां पे काउंट कर लिया. इधर शामिल है, हमारे स्टॉक में नहीं है क्योंकि किताबें तो 31 मई तक लिखी हुई हैं. तो क्या करना चाहिए? ऐड करेंगे. बिल्कुल ठीक है जी. स्टॉक रिसीव्ड ऑन 1st जून इंक्लूडेड इन फिजिकल काउंट. 250 लीटर ये ऐड हो गया जी. अच्छा जी, हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 में 250 लीटर को भी अकाउंट फॉर कर दिया. एडजस्टमेंट नंबर 5, 150 लीटर्स ऑफ केमिकल बी वाज हेल्ड बाय ML ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर. 150 लीटर्स ऑफ बी कस्टमर का हमारे पास पड़ा हुआ है. कस्टमर का हमारे पास पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है तो फिजिकल काउंट में आ गया, लेकिन चूंकि हमारा नहीं है तो बुक्स में यकीनन नहीं होगा. लेकिन रिकंसाइल करना है तो ऐड करना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है जी. 150 लीटर कस्टमर का है, कस्टमर स्टॉक हेल्ड बाय ML, ये हम ऐड करेंगे क्योंकि फिजिकल में ऐड हुआ हुआ है, हमारे स्टॉक में यकीनन नहीं है, तो इसको हमें यहां पे शो करना है. हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 में भी 150 लीटर बी की कहानी ठीक कर ली. एडजस्टमेंट नंबर 6, 100 liters of B were returned from the production process on 31st May and 1st June. G की डेट है. 100 liters of B returned from production on production process on 31st May. अच्छा, यहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है मुझे. एक जुमला इसका और होना चाहिए था. ये 100 लीटर ऑफ B and 20 लीटर G returned from were unrecorded. ये जुमला शायद ऐसे किताब में होना, आंसर होना चाहिए था, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि 100 लीटर ऑफ बी जो 31 मई को वापस आए, दे वर अनरिकॉर्डेड. तो जनाब इसकी बात देखते हैं. 100 लीटर ऑफ बी प्रोडक्शन से वापस आ गए थे, इसमें तो काउंट हो गए, हमने उनकी रिसीट रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें अनरिकॉर्डेड रिटर्न को भी हमें ऐड करना पड़ेगा. अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स 100 लीटर ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा. जी बेटा. सर, ये जब हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटर्न होती है तो हम इश्यूज में नेगेटिव लेते हैं उसको, राइट? तो मतलब ये हमें, ये जो उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, इससे ऑब्वियस नहीं है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो इधर कोई नेगेटिव अमाउंट नहीं आ रही. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हमें रिसीट में, इश्यूज में ये 100 लीटर कहीं नजर नहीं आ रहा है 31 मई को, तो इट इज क्लियर, इट इज अनरिकॉर्डेड. बिल्कुल ठीक है कि 100 लीटर हमें यहां पे नजर नहीं आ रहा. हम क्वेश्चन में जाते हैं तो ये 100 लीटर हमें बुक्स में कहीं रिकॉर्ड होता, रिसीट्स में या इश्यूज में एज नेगेटिव फिगर नजर नहीं आ रहा. इट मीन दिस इज अनरिकॉर्डेड, तो हमने इनको रिकॉर्ड कर लिया. ये 100 लीटर को भी हमने डील कर लिया जी. लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, 240 liters of chemical B purchased on 12th May were inadvertently, गलती से रिकॉर्ड हो गए 420. खरीदा था 240 लीटर, लेकिन रिकॉर्ड में हमने डाल दिया 420, मतलब हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया. तो जनाब इसको एरर करेंगे, एरर रेक्टिफिकेशन, एरर की दुरुस्तगी करनी है. 420 माइनस 240, कितने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए थे? 180 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए थे, ये माइनस कर दें. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट. अब आप इसको टोटल करके देखिए,
टोटल इज रिकंसाइल्ड। यहां से हम शुरू करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो बी की रिकंसिलेशन हमारी रेडी हो गई। अब इसी अंदाज में हम जी की भी रिकंसिलेशन बनाएंगे पहले, फिर पार्ट बी की तरफ जाएंगे। तो जनाब जी की रिकंसिलेशन इसी अंदाज में, बैलेंस एज पर बुक और बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट। फिजिकल काउंट का बैलेंस रेडीली अवेलेबल है जी का पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में 140 लीटर, और जो बैलेंस एज पर बुक्स है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 500 लीटर है, प्लस 3 रिसीट्स हैं 450, 700, 250, और फिर इश्यूज हैं 4 इश्यूज हैं 650, 300, 150, 450। बैलेंस एज पर बुक इज 350। लीजिए जी 350 एज पर बुक है। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है पॉइंट नंबर 2 में, और रसीट्स और इश्यूज हमने टेबल से एक्सट्रैक्ट कर ली जो रिकॉर्ड हुई हैं किताबों में। तो जनाब 350 हमारा बैलेंस एज पर बुक का आ गया, और 140 हमारा आ गया फिजिकल स्टॉक चेक का बैलेंस। और अब इनको हमें रिकंसाइल करके बताना है कि इनमें डिफरेंस की वजह क्या है। तरीकाकार वही रहेगा, एक एक नोट पढ़ते जाएंगे और उसकी एडजस्टमेंट पास करते जाएंगे। तो हमने नोट्स पे आते हैं, यहां पे हमने कहा जी हमने ओपनिंग स्टॉक तो 500 काउंट फॉर कर दिया, फिजिकल की क्वांटिटी 140 भी हमने अपने पास रिकॉर्ड कर ली। अब नोट नंबर 3, ड्यू टू कंटेमिनेशन 105 लीटर ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक। 105 लीटर जो आपका जी का है वो स्टॉक में नहीं लिया गया, फिजिकल काउंट में 105 को शामिल नहीं किया गया, लेकिन हमारी किताबों में यकीनन शामिल है। तो जनाब कंटेमिनेटेड स्टॉक हमारी किताब में आ रहा है, फिजिकल काउंट में उसको शामिल नहीं किया गया, तो हमें किताब के बैलेंस में से इसको माइनस करना है रिकंसाइल करने के लिए। सो ये हमने पॉइंट नंबर 3 को यूज किया और उसमें से जी की इंफॉर्मेशन को ट्रीट कर दिया। पॉइंट नंबर 3 में जी की वैल्यू हमने ले ली। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आते हैं जी। 95 लीटर ऑफ जी which was issued on 31st May after the physical count were included in the physical inventory. 95 liter of G स्टॉक टेक 31 मई को हुआ, में भी स्टॉक टेक की हमारी टीम 31 मई को शाम 4 बजे आई। वो स्टॉक फिजिकल काउंट करके निकले, तो उनके निकलने के बाद 95 लीटर फिर इशू कर दिया हमने। तो 95 इशू किया होगा, 31 मई को इशू किया होगा, तो यकीन 31 मई में रिकॉर्ड डल गया उसका, लेकिन इशू हो के फिजिकल काउंट में हो गया है, यहां से हमने उसको इशू कर दिया तो माइनस कर दिया होगा ना। फिजिकल टीम 95 इसमें काउंट करके चलेगी, जब वो काउंट करके गई उनके जाने के बाद हमने 95 लीटर इशू कर दिया, तो उन्होंने ज्यादा काउंट कर लिया ना। यहां पे हमें यहां पे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टॉक इशूड ऑन 31st May आफ्टर फिजिकल काउंट 105, 95 था उसका बी का, जी का सॉरी 95 ठीक हो गई। 95 ये हमें ऐड करना है। 95 लीटर जो कि स्टॉक टेक के बाद हमने इशू किया, 31 मई को इशू किया, तो हमारे बुक्स में वो रिकॉर्ड यकीनन हो गया है, लेकिन फिजिकल में वो काउंट हो गया, फर्क आ गया। नोट नंबर 5, 100 liters of chemical G was held by one of the supplier on ML behalf। हमारे 100 लीटर हमारे सप्लायर के पास पड़े हुए हैं, हमारे 100 लीटर हैं, तो यकीनन बुक्स में वो शामिल हैं, लेकिन हमारे पास नहीं पड़े हुए, वो पड़े हुए हैं सप्लायर के पास। तो रिकंसाइल करने के लिए लेस करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हम करेंगे ऑन स्टॉक, हमारा स्टॉक हेल्ड बाय सप्लायर 100 लीटर,
स्टॉक हम यहां से माइनस करेंगे, तो ये जनाब हमारी एडजस्टमेंट आ गई पॉइंट नंबर 5 की। 100 लीटर सप्लायर के पास हमारा पड़ा हुआ है। 200 लीटर्स ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई एंड 1 जून। जो ये जी का स्टॉक है 1 जून को वापस आया। तो 1 जून के डाटा से हमारा है, हमारा तो 31 मई तक से लेन देन है ना। 31 मई को स्टॉक टेक हुआ है और 31 मई को ही बैलेंस हमें चाहिए। तो ये एंट्री तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमारे स्टॉक टेक के और पीरियड के बाद की एंट्री है। ठीक हो गया। जरा जी में एक यहां पे देखिएगा ना, यहां पे हमें नोट नंबर 2 में बताया गया है फिजिकल इन्वेंट्रीज ऑफ बी एंड जी वर इतना, द स्टॉक टेक वाज कंडक्टेड ऑन 1 जून एंड 31 मई। तो बी का स्टॉक टेक 1 जून को हुआ था, जी का स्टॉक टेक तो 31 मई को हुआ है। जी का स्टॉक टेक 31 मई को हुआ है। तो अगर 1 जून को कोई इन्वेंट्री रिसीव हुई है तो उससे हमारा लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमने बैलेंस भी 31 मई का लिया हुआ है और स्टॉक चेक भी 31 मई का है। मैं अगर यहां पे डेट मार्क भी कर दूं तो बैलेंस एज ऑन 31 मई है और फिजिकल चेक आपका 1 जून का है बी में। जी में बैलेंस एज पर 31 मई है और फिजिकल चेक भी आपका 31 मई का ही है। ठीक है। तो इसलिए यहां पे तो एक एंट्री आई थी ना 1 जून की, अगर जिक्र था तो हमें उसको लेना पड़ा था ये, क्योंकि हमारा स्टॉक चेक ही 1 जून को हुआ था। तो लेकिन यहां पे 1 जून की एंट्री रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास 31 मई से 31 मई की कहानी को रिकंसाइल कर रहे हैं। तो इसमें ये जो एंट्री की बात कर रहा है कि आपको 200 लीटर ऑफ जी वापस आया 1 जून को, ये रेलेवेंट नहीं है, इनको हमने नहीं डालना, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 1 जून को रिसीव हो रहा है तो फिजिकल काउंट में भी नहीं आया ये, क्योंकि फिजिकल काउंट तो 31 मई को हो गया ना, और 1 जून को रसूल हो रहा है तो 31 मई की रिकॉर्डिंग में भी नहीं आना चाहिए। तो इसका हमारी वर्किंग पे कोई असर नहीं है। लास्ट पॉइंट, 150 लीटर्स ऑफ केमिकल जी परचेज ऑन 24 मई वाज इनएडवर्टेंटली रिकॉर्डेड एज 150। खरीदा था 150, रिकॉर्ड कर लिया 250, हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब एरर, एक्सेस रिसीट रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। हमने एक्सेस कितना रिकॉर्ड कर लिया? 250 माइनस 150। हमने 100 लीटर एक्सेस रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको माइनस कर दें जनाब। देखिए जी रिकंसिलिएशन बन गई हमारी। तो हमारी रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो गई है। हमने बता दिया कि भाई कहां से लेके बुक्स में जो आ रहा है वो बैलेंस क्या है और फिजिकल में जो आ रहा है वो बैलेंस क्या है। दिस इज रिकंसिलिएशन। बेटा हमारा 31 मई को काउंटिंग हुई, टीम आई, मे बी शाम 4 बजे आ गई, उन्होंने स्टॉक गिना और गिन के जब चले गए तो उसी वक्त प्रोडक्शन टीम से मैं रिक्वेस्ट आ गई स्टोर इशू की 31 मई को ही। 4:30 बजे वो लोग वापस गए हैं, 4:30 बजे में रिक्वेस्ट आ गई जी प्रोडक्शन में मटीरियल चाहिए। तो जाहिर बात हम प्रोडक्शन तो नहीं रोक सकते, बेशक हमारे पीरियड क्लोज हो गया, बट पीरियड क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारे काम बंद करके अकाउंट्स बनाने बैठे। पहिया चलता रहता है आपका और उस दौरान ही अपने अकाउंट्स को मैनेज करने होते हैं। इन डिफरेंसेस को हम रिकंसाइल इसीलिए करते हैं कि अकाउंट चलती हुई कंपनी में जब हम कोई वैल्यूज लॉक करते हैं तो बाद वो चेंज हो जाती है बाद में। जैसे फिजिकल काउंट 140 करके निकली टीम, नॉर्मली ये काउंट लिया जाता है कि भाई हमारे पास स्टॉक कितने हैं जिसकी वैल्यू करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डालनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज डालनी है उसके लिए काउंट किया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हम स्टॉक इन हैंड को यूनिट्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ द स्टॉक आ जाएगी। तो टीम हमारी 140 काउंट करके निकली। उनके बाद एक हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई 31 मई को, हमने इशू कर दिया मटेरियल 95 था ये। अब ये 95 इसमें शामिल है, काउंट करके गए ना, लेकिन हमने 31 मई को इशू किया तो यकीनन हमने इसमें भी डिडक्ट कर दिया। 31 मई को इशू किया तो इशूज यहां से लेस कर दिया ना हमने। फिजिकल में वो काउंट हो गया है, लेकिन यहां से हमारी बुक्स में से ये डिडक्ट हो गया 95,000, क्योंकि 31 मई को इशू किया तो हमने यकीनन इसको रिकॉर्ड कर लिया।
रिकंसाइल करने हैं तो इसको हम वापस ऐड करते हैं ताकि करीब आ जाए। इसमें शामिल है, इसमें नहीं शामिल, इसलिए इसको हमने यहां पे ऐड किया ताकि हमारी रिकंसिलेशन की तरफ चले हम। तो हमारे जनाब फिजिकल बैलेंसेस रिकंसाइल हो गए हैं बुक्स के साथ। दिस वाज पार्ट ए। अब पार्ट बी की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताइए, ऑल्सो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल। अच्छा, यहां पे ना मैंने कॉस्ट का वर्ड हाईलाइट किया था, मैं पहले कंटेमिनेटेड मटेरियल को डिस्कस कर लूं। कंटेमिनेटेड मटेरियल इज डैमेज मटेरियल, लेकिन जब हमने खरीदे थे सप्लायर से तब वो डैमेज थे, तो कॉस्ट तो होती है जो आपने उसको चीज को हासिल करने के लिए पे की। तो जो आपने कॉस्ट पे की है अच्छे यूनिट्स के लिए, कॉस्ट इसके भी वही पे की है आपने, कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं होता। यहां पे शायद appropriate word would have been value, ठीक होगा, क्योंकि कंटेमिनेटेड स्टॉक है ना, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, इसकी एनआरवी यकीनन लोअर आएगी। तो ये चीज मैंने गलती आपको करानी थी कि यहां पे एग्जामिनर के क्वेश्चन में ये गलती है, और इस तरह की 1-8% चांस रहेगा कि आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ चीजें मिला करेंगी जिनको आपको फिर अपनी, अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है और आप खुद कि भाई इशू होता क्या है उसके मुताबिक इनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, 1% चांस है कि आपको ऐसी कोई ना कोई गलती मिल जाए क्वेश्चंस में। तो यहां पे जैसे ये गलती है, यहां पे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि कंटेमिनेटेड मटेरियल की कॉस्ट और गुड मटेरियल की कॉस्ट तो बराबर है, वो तो सेम है जो हमने सप्लायर को पे करके हासिल की है। तो अच्छा जी, अब हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक केमिकल बी। पार्ट बी में बी की कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जानना चाहें। एक चीज तो उसने क्लियर कर दी है कि भाई जो गुड यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट निकालो और जो कंटेमिनेटेड है उनकी एनआरवी निकालो। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब यहां पे जनाब कॉस्ट जो निकलेगी वो निकलेगी यूनिट्स इन हैंड का वर्ड चले मैं लिखता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा मिस गाइडिंग हो सकता है सिचुएशन में। मल्टीप्लाइड विद एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकलनी है। अब बी के यूनिट्स इन हैंड से यहां मुराद क्या है, पहले ये समझ लीजिए। बी के यूनिट्स इन हैंड से यहां मुराद है कि हमारा एसेट, हमारे एसेट में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं। हमारे एसेट में ये फिजिकल यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, बट जरूरी नहीं कि ये हमारा एसेट हो। रिकॉर्ड में ये यूनिट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, बट जरूरी नहीं ये हमारा एसेट हो। हमने तो अभी किया रिकंसाइल, अब हमने देखना भी हमारा एसेट क्या है। ये तो हमने बता दिया भी इतने हमारी बुक्स में आ रहे हैं, बट ये हमारा एसेट नहीं है। इतने फिजिकल पड़े हुए हैं, बट ये हमारा एसेट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एसेट हमारा कितना है वो आता है। जैसे मैं आपसे मिसाल अगर बात करूं, जैसे हम बी की बात शुरू करें, बात हम बुक से शुरू करते हैं। से वर्किंग वन में इसकी बनाता हूं। वर्किंग वन में हमने कहा जी बैलेंस एज पर बुक्स जो आ रहा है वो तो है कितना जी 310 लीटर, वो है 310 लीटर। लेकिन बुक्स का बैलेंस हमारे एसेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे ये 6 एडजस्टमेंट्स हैं, इनमें से कुछ एडजस्टमेंट हैं जो हमें उस बैलेंस में ठीक डालनी पड़ेंगे, रेक्टिफाई करनी पड़ेंगे। जैसे कंटेमिनेटेड स्टॉक को हमें अलग करना है, इसको हमने स्टॉक की कॉस्ट में शामिल नहीं करना, इसको तो अलग करना है ना हमने। तो हमने कहा जी कंटेमिनेटेड स्टॉक इसमें से निकालो, जरा कंटेमिनेटेड स्टॉक निकालो इसमें से 95। ये हमारे एसेट में कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं होगा, इसको हमने अलग देखना है, वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड स्टॉक। तो भाई एक तो ये 95 इस 310 में से निकाल दो। फिर आप आइए आगे, स्टॉक रिटर्न ऑन 1 जून इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री। अब ये तो जो सुनिएगा, 1 जून को रिसीव हुआ, क्योंकि फिजिकल काउंट हमारा 1 जून को हो रहा था तो फिजिकल काउंट में शामिल हो गया। क्या हमें 31 मई के स्टॉक में इसको शामिल करने की जरूरत है?
ये 31 मई को हमारे स्टॉक में नहीं आएगा, हम तो 31 मई को इन्वेंट्री की कॉस्ट जानना चाहते हैं। तो जनाब इसकी एडजस्टमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है अपने रिकॉर्ड में। कस्टमर का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, फिजिकल काउंट में वो आ रहा है, हमारी बुक्स में वो नहीं है, तो कस्टमर का स्टॉक क्या हमारा स्टॉक है? नो, इसको भी हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है अपने पास। अनरिकॉर्डेड रिटर्न 31 मई को आई ना, ये 31 मई को प्रोडक्शन से वापस आए, किताब में रिकॉर्ड नहीं हुए, क्या ये हमारा स्टॉक है? किताब में रिकॉर्ड होना चाहिए था। यस, आंसर इज यस, इसको तो रिकॉर्ड होना चाहिए था किताब में। तो हमने कहा जी अनरिकॉर्डेड रिटर्न, हम अपनी किताब को बेसिकली ठीक कर रहे हैं, कितने हैं? 100, ये ऐड होगा। लास्ट आइटम एरर, हमारे ये जो बैलेंस है ऊपर किताब में, इसमें हमने 180 की रिसीट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की हुई है। वो 180 की गलती जो रिकॉर्ड की है, क्या वो हमारा एसेट है? आंसर इज नो, उसको हमें ठीक करना है। तो हमने कहा जी एक्सेस एरर, चलें एरर रेक्टिफाइड जो हमने की है वो भी लेस होगा, जिसमें हमने एरर रेक्टिफाइड एक्सेस रिसीट जो हमने रिकॉर्ड की थी उसको हमें रिवर्स करने की जरूरत है, वो है जी 180। तो जनाब अब ये जो वैल्यू मिल रही है ना, ये है आपका एसेट, 180 लेस होगा बिल्कुल जी, क्योंकि इसमें ऐड हुआ है कितना जी? 135 लीटर। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, ये क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं जिनको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है। हमने ना फिजिकल स्टॉक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, ना हमने बुक्स के बैलेंस को हमने दिखाना है, बल्कि हमने बुक्स के बैलेंस में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है ताकि बुक्स का बैलेंस ठीक हो जाए। अब ये हमारे बुक का रेक्टिफाइड बैलेंस है, यहां पे हमने रेक्टिफिकेशन नहीं की, यहां पे हमें जो बैलेंसेस गिवन थे उनको लेकर रिकंसाइल कर दिया। अब इस रिकंसिलेशन के बाद हम आए हैं कि भैया बैलेंस शीट में चीजें लेकर जानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें दिखानी है, तो उसके लिए पहले बैलेंस ठीक करो। ये तो कुछ गलतियां थी ना इसमें, हमने कहा जी पहले बैलेंस ठीक करेंगे, फिर जो रेक्टिफाइड क्वांटिटीज होंगी हमारे एसेट जो हमारी ऑनरशिप में है स्टॉक, उसको हम एवरी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का एसेट हमारा 135 है, तो लीजिए जनाब हम यहां पे लिखते हैं, ये तो हो गया 135 लीटर्स। अब हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए। एवरेज कॉस्ट हर ओपनिंग स्टॉक और उसकी कॉस्ट दी गई है, उसके बाद हर परचेज पे नई कॉस्ट आनी है, नया एवरेज रेट वर्कआउट किया जाता है। अच्छा, इसकी अब एवरेज कॉस्ट की वर्किंग एक तो तरीका वही है जैसे हम करते आ रहे हैं, 3 कॉलम बनाए, कर सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका इसका भी स्मार्ट प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा हमारे पास है। तो स्मार्ट प्रेजेंटेशन के मुताबिक चलते हैं हम इसको क्या करते हैं, एक और प्रेजेंटेशन का तरीका वर्किंग 2 हम बनाते हैं यहां पे जी, वर्किंग 2 हम इसके लिए बनाते हैं, और हम यहां पे 3 कॉलम में ये वर्किंग बनाएंगे, सिर्फ 3 कॉलम इसके यूज करेंगे हम। कैसे, अभी मैं उसको आपके सामने शेयर करता हूं। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले कहते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक बी के 1000 लीटर 50 के हिसाब से कितने बने? 50,000। इसके बाद हमारे बी के इश्यूज हैं। अब यहां पे जरा ख्याल कीजिएगा, बी के इश्यूज कितने हैं? 2 हैं, 560, 300। तो हमें इन दोनों को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टोर लेजर नहीं मेंटेन कर रहे हैं। इन दोनों ने एक ही रेट पे जाना है ना, इन दोनों ने एक ही रेट पे जाना है, तो मैं इनको इकट्ठे रिकॉर्ड कर लेता हूं। 5 में, बल्कि इसको मैं कहता हूं इश्यूज हैं ऑन 5 मई एंड 9 मई। ये बनते हैं कितने जी? 860, 50 रुपए के हिसाब से 43,000 के बने। हमारा बैलेंस ये अपडेट हो गया जी यहां पे 240, 50 के हिसाब से 7,000।
इसके बाद 12 मई को रिसीट है, रिसीट है तो रेट हमें नया निकालना पड़ेगा। हम कहते हैं जी रिसीट है 12 मई की, कितनी रिसीट है 420, बट ये तो गलत है ना, नहीं सर, वैसे माइनस करें तो 7 ही आ रहा है। माइनस ही करना है, माइनस ही करना है, लेकिन अब रेट कैसे चेंज हुआ भाई, जो रेट चल रहा है, सॉरी 240 into 50 करें तो 12,000। बेटा कि यही कहाँ पे गलती की हमने, तो दोबारा तवज्जो से देखो, हमारे पास 1000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से आ रहे हैं, 50,000 बनते हैं, हमने 860 इशू किए हैं, 860 50 के हिसाब से इशू होंगे, ये कितना बनता है 140 बचता है, 240 नहीं बचता है। 140 इंटू 50, ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमारा 7000 आ गया। अब 12 मई को हमने फर्दर रिसीट आई है 420, बट ये तो गलत है भाई, 420 तो नहीं आई, 240 आई है। तो भाई ये ख्याल रखना है 240 है, हमने 52 के हिसाब से वसूल किया, कितना बनता है 12480, और जनाब अब हमें एवरेज रेट वर्कआउट करना है। नया एवरेज रेट 19480 और ये हो गया 380, एवरेज रेट क्या आया 51.30, नहीं 26 आता है। 26 2 डेसिमल तक आता जाइए 26। अच्छा जी 3 ये हो गया। अब इसके बाद 250 का फिर इशू है, तो इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं जी आपके 18 मई के 250 यूनिट्स, और ये नए एवरेज रेट पे निकलेंगे 51.26 पे 12815। तो जनाब इसके बाद फिर बैलेंस अपडेट करें 130 51.26 के हिसाब से 665। इसके बाद 24 मई की फिर रिसीट है, रिसीट 24 मई की 500 यूनिट्स किस रेट पे 55 पे, वैल्यू 27500, नया एवरेज रेट 630 यूनिट्स 34165, नया एवरेज रेट 54.23। अच्छा जी अब तवज्जो कीजिए, हमने ये सारी कहानी बनाई किस लिए थी, एवरेज रेट निकालने के लिए। अब 24 मई के बाद बेशक 31 मई को इश्यू आ रहा है, लेकिन उससे रेट बदलता है, इश्यू से तो रेट नहीं बदलता, मतलब यही वो रेट है जो 31 मई तक चलेगा। तो हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे स्टोर लेजर कार्ड नहीं बनवाया उसने, हमसे तो सिर्फ ये रेट चाहिए, हमने एक वर्किंग बनाई है ये रेट निकालने के लिए। डाटा हमने स्टोर लेजर के कार्ड वाला ही उसी पैटर्न पर अरेंज किया है, प्रेजेंटेशन थोड़ी फर्क रखी है, हमने स्मार्ट प्रेजेंटेशन रखी है, लेकिन इससे आगे मैं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई नई परचेज ही नहीं है। तो यही वो परचेज है, यही वो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जो 31 मई को भी प्रिवेल करेगी। तो 54.23 ये जी 54.23 7321 रुपीज, ये जी हमारी बी की कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई है, बी की कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 7321। बिल्कुल सेम यही वर्किंग हमें रिपीट करनी है जी के लिए, यही इन्वेंट्री हैंड निकालनी है रेक्टिफाई करके, इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो जनाब जी के लिए ये काम परफॉर्म करें, जी की कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालनी है, ये होगी जनाब यूनिट्स इन हैंड मल्टीप्लाइड विथ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो यूनिट्स इन हैंड के लिए हम वर्किंग 3 बनाते हैं और एवरेज कॉस्ट के लिए वर्किंग 4 बनाते हैं, क्योंकि ऊपर हम वर्किंग 1 और 2 परफॉर्म कर चुके हैं। तो वर्किंग 3 में सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर बुक 350 लीटर, और 1 बाय 1 अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और देखेंगे इसमें से रेक्टिफाई क्या होना है। कंटेमिनेटेड स्टॉक अलहदा करना है हमने से, इसको अलहदा करना है। तो जनाब इसमें से कंटेमिनेटेड स्टॉक पहले अलहदा कीजिए, कंटेमिनेटेड स्टॉक 105, ये हमने इसको निकाल देना है यहां से किताब में से, क्योंकि इसको हमने अलहदा डील करना है।
फिर आप आ जाएं जी स्टॉक इशूड ऑन 31st में आफ्टर फिजिकल काउंट। 31st में को या यूज हो गया, क्या ये हमारा एसेट रहा 31st में को? हमने तो 31st में को हमारा एसेट क्या है वो मेजर कर रहे हैं ना, तो ये तो 31st में को यूज हो गया, स्टॉक में से भी निकल गया, यूज भी हो गया, तो ठीक है भाई, इसकी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बनती। ये हमारा एसेट नहीं है, इस्तेमाल हो गया और हमारे 350 में भी शामिल नहीं है, हमारे 350 में भी शामिल नहीं है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। ओन स्टॉक हेल्ड बाय सप्लायर, हमारा स्टॉक सप्लायर के पास पड़ा हुआ है, क्या वो हमारे किताब में शामिल है? हमारा स्टॉक सप्लायर के पास पड़ा हुआ है तो यकीनन किताब में शामिल है। क्या वो हमारा एसेट है? तो फिर शामिल रहने दें उसको, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक्सेस रिसीट रिकॉर्डेड, हमने यहां पे 100 लीटर एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, इसको तो ठीक करने की जरूरत है ना, ये 100 लीटर तो हमारा एसेट नहीं है, तो जनाब यहां से आप लेस करेंगे एक्सेस रिसीट रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड 100 की, तो ये जनाब आपको मिलता है 145 लीटर। ये आपका आता है स्टॉक इन हैंड फॉर, मैं इसको फर्दर एलैबोरेट कर दूं, फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 145 यूनिट जाने हैं, किताबों में 350 आ रहे हैं, ये कंटेमिनेटेड है, इसको यहां से निकालो, ये एरर है, इसको ठीक करो। अब आपके पास ये वो स्टॉक है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना चाहिए। यहां पे मैं इस वर्ड को जरा थोड़ा एलैबोरेट, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, 145 यूनिट्स हमारे पास आ गए। अब इसी पैटर्न पे हमें एवरेज कॉस्ट की वर्किंग बनानी है। यही फॉर्मेट जो हमने यूज किया, इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं वर्किंग 4 में। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक से बात शुरू होगी। ओपनिंग स्टॉक है जी 500 लीटर, 115,57500। इसके बाद हमारे पास 450 की रिसीट है, रिसीट ऑन 2 मई 450 लीटर 110 49500। नई रिसीट के साथ नया एवरेज रेट, ये 950 हुआ, सॉरी 107 000, एवरेज रेट 112.63। इसके बाद 650 300 के इशू हैं, सेम रेट पे आएंगे, तो हम इश्यूज को 5 और 9 के इकट्ठे कर देते हैं। इश्यूज हम लेते हैं 5th एंड 9 मई के, बनते हैं टोटल मिला के 950 इशू हो गए, तो ये 107 निकल गया, ये तो 0 पे आ गया, हम 0 पे पहुंच गए। इसके बाद 700 की रिसीट है, रिसीट है 700 लीटर की, किस तारीख को? 12 मई को। 700 वसूल किए, रेट है 115 80500। नो नीड टू डू एवरेजिंग, क्योंकि पीछे तो कुछ आया नहीं, यही रेट चलेगा आगे। इसके बाद इशू है जी आपका 18 मई को, कितने यूनिट्स? 150 यूनिट्स 115 पे जाएंगे, 17250 ये इशू कर दिए, तो बैलेंस क्या बचा आपके पास जी? 63250 और यूनिट्स 550। इसके बाद 24 मई की रसीद है कितनी? 150 एरर है, 24 मई को रसीद है आपकी 150 की, 150 की 24 मई की रसीद है, और किस रेट पे? 124 पे 1600। नया एवरेज रेट यहां पे निकालें
ये हो गए 700 और ये क्या हुआ जी 81850 81850 एंड एवरेज रेट 16.93 जी जनाब, एनी क्वेश्चन? ये हमारे पास अब इससे आगे फिर एक इशू आ रहा है, उसको हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उस इशू को भी हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत यहां पे बिल्कुल नहीं है। तो जनाब ये वो रेट है जिस पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाएगा। हम अपनी वर्किंग को यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि हम रेट निकालने आए थे, हमको स्टोर लेजर थोड़ा बना रहे हैं यहाँ पे। तो 116.93 116.93 तो यहां से कॉस्ट आई 16955। ये जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कॉस्ट जानी है जी की, वो भी हमारे पास आ गई जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमसे पार्ट बी में जो चीजें मांगी गई थी, एक हमसे कहा गया था कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी बताओ, दूसरा हमसे कहा गया था कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जी बताओ, और तीसरा हमसे कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड स्टॉक बताओ। तो वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड स्टॉक, पहले बी के लेते हैं जी। कितने यूनिट्स हैं बी के कंटेमिनेटेड? 95 लीटर कंटेमिनेटेड है। मल्टीप्लाई करने हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो बी की कॉस्ट थी हमारी 54.23, बी की कॉस्ट थी 54.23 और इसकी एनआरवी क्या बताएगी है बी के कंटेमिनेटेड स्टॉक की? नोट नंबर बताएगी है 20। तो हमने कहा जी लोअर इनमें से लेनी होती है, एनआरवी पे हमें जाना है, तो लोअर वैल्यू हमने लेनी है। तो जनाब हम इसमें से लोअर वैल्यू लेंगे जो कि है 20। तो जनाब बताइए 1900 रुपीज, ये आपकी कंटेमिनेटेड स्टॉक की वैल्यू आ गई बी की, और इसी अंदाज में कंटेमिनेटेड स्टॉक की वैल्यू जी की। 105 लीटर कंटेमिनेटेड है, इसमें भी हम लोअर लेंगे, कॉस्ट है 116.93 और एनआरवी इज 50, तो इसमें भी 50 लोअर है। इस पे कंटेमिनेटेड स्टॉक की वैल्यू 5250। लीजिए जी, ये भी हमें दो वैल्यूज डिटरमिन करके एग्जामिनर को देनी थी। कंटेमिनेटेड स्टॉक की वैल्यूज बी की क्या है, जी की क्या है, और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जी की क्या है, बी की क्या है। ये नहीं क्वेश्चन, रिकंसिलिएशन बनाना और उसके बाद स्टॉक की कॉस्ट, जो गुड यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जो कंटेमिनेटेड हैं उनकी हमने एनआरवी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि कंटेमिनेटेड यूनिट की कॉस्ट तो वही रहती है, लेकिन हमने तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे इनको लेके जाना है। मैंने आपको क्वेश्चन में एक जो थी गलती जो मुझे लगता है वो मैंने आपसे ठीक कराई, जो टाइपो मेरे हिसाब से ये एग्जामिनर ने किया हुआ है, यहां पे वैल्यू का वर्ड यूज होना चाहिए था जी। कोई सवाल? जी बेटा। जी फर्स्ट पैराग्राफ में जो उसने वी बनाने के लिए बी और जी जिस रेशियो में इस्तेमाल होने हैं दैट इज इररिलेवेंट। हमें, मैं फिर एक आपको याद करा दूं, मैंने एक कहा है कि अक्सर बच्चे ट्रैप हो जाते हैं एग्जामिनर की दी गई इंफॉर्मेशन को लेके। एग्जामिनर ने एक्सेस इंफॉर्मेशन दी होती है और आप उस इंफॉर्मेशन को देख के टाइम लगाते हो ये सोचने में इसके साथ क्या सलूक करना है। दिस इज नॉट हाउ यू शुड अप्रोच अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में यू अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचते, आप सोचते हो रिक्वायरमेंट के बारे में। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन सवाल से निकालोगे तो जो नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाती है। ठीक है, तो हम रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके मुताबिक जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको टारगेट करके हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यस, दिस इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की यहां पे नहीं है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। हमारे इसमें अभी दो क्वेश्चन रहते हैं। अब इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात ईद हॉलीडेज के बाद होगी। वो दो क्वेश्चन हम इंशाअल्लाह मंडे को जब मिलेंगे ईद हॉलीडेज के बाद, 7 मंडे को मिला ना हमने, हमारी छुट्टियां लंबी एक्सटेंडेड है, ऐसा ही है। हमने मंडे को आना है वापस इंशाअल्लाह 9 मई को, तो हम संडे टू संडे ऑफ है
9th ऑफ मई को इंशाल्लाह मिलेंगे, तो वहां पे हम इसके जो 2 क्वेश्चन आगे रहते हैं जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसमें अकाउंटिंग है, और ट्यूसडे से हम फिर जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन है उन पे बात शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी? जी, असेसमेंट का सिलेबस इन्वेंट्री तक, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 16, 5 चैप्टर, ये हमारा असेसमेंट का सिलेबस रहेगा, पहली असेसमेंट जो होगी। और आपने कोशिश करनी है कि ईद की छुट्टियों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए इनकी, और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें रिवीजन के लिए टाइम निकालिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ के आइए। कोई इशू हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आपको रिवीजन में क्वेश्चन करते हुए कोई इशू आए, आप ईद की छुट्टियों के दौरान भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन एज सुन एज पॉसिबल बेसिस इंशाअल्लाह। तो फिलहाल इतना जी, बाकी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी ईद के बाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक एडवांस में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।